हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल आकाश अग्रवाल क्लासेस एंड मैं हूँ प्रोफेसर करण अग्रवाल। जैसे कि आप लोग जानते हो, ये हमारा रिवीजन सीरीज चल रहा है सीएमए फाउंडेशन का। यस, एंड आई एम बैक विद दिस लेक्चर मैनेजमेंट प्रोसेस के फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है उसके लेक्चर्स हम लोग देख रहे हैं। अभी तक काफ़ी सारे फंक्शंस हम लोग बहुत अच्छी तरीके से देख चुके हैं, सुन चुके हैं, अच्छा सा हमारा रिवीजन हो चुका है। एंड जस्ट लेक्चर से कुछ देर पहले ही मैं कुछ मैसेजेस पढ़ रहा था स्टूडेंट्स के, जो भी ऑनलाइन ये सब लेक्चर्स देख रहे हैं यूट्यूब वगैरह पे। तो वो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रेगुलरली टच में है, मैसेजेस वगैरह कर रहे हैं। एंड आई एम सो ग्लैड कि इतना स्टूडेंट्स का पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है। इतना उन लोगों के लिए सब्जेक्ट जो है वो आसान हो गया है, एंड नॉट जस्ट विद मैनेजमेंट, ऑल दी अदर सब्जेक्ट्स। सो दिस अ वेरी गुड साइन। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि एग्जाम से पहले इस समय आप लोग सब बहुत पॉजिटिव हो, रेगुलरली फॉलो कर रहे हो रूटीन जो है, एंड आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। जस्ट थोड़ी देर पहले जैसे मैंने कहा कि मैं मैसेज पढ़ा था, तो काफ़ी स्टूडेंट्स के जो है फीडबैक्स आ रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर। कुछ स्टूडेंट्स जो है इंस्टाग्राम चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं, सॉरी, वो फॉलो कर रहे हैं, है ना। वो एक ही बात हो जाती है, सब्सक्राइब या फॉलो, तो वहाँ पर चैट्स आ रहे हैं। सो दिस इट इज़ वेरी हार्डनिंग फॉर अस। हम टीचर्स हैं, एंड जब भी स्टूडेंट की तरफ से एक पॉजिटिव फीडबैक आता है तो हमारे अंदर जो है एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाती है। यू नो, फॉर एनी टीचर, वेदर ही और शी इज़ वर्किंग इन अ फिजिकल मीडियम और अ वर्चुअल मीडियम, जब भी स्टूडेंट की तरफ से उन्हें पॉजिटिव फीडबैक मिलता है कि हाँ समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, चीज़ें आसान हो रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, सॉल्व करने में आसानी हो रही है, जैसे ऑब्जेक्टिव्स है, एमसीक्यूज है, मैथ्स वगैरह है, जो भी। सो दिस गिव्स लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी टू द टीचर टू पुट इन मोर एफर्ट्स। ये बेसिक जो है मेरे प्रोफेशन का एक सिद्धांत है कि यहाँ से अगर सामने से हमें पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो हम लोग हमारी एनर्जी जो है वो 2 गुना 3 गुना कर लेते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि इतना अच्छा फीडबैक देख के मैंने अभी डिसाइड किया कि मैं और ज़्यादा अच्छी तरीके से, और ज़्यादा बेहतर, और ज़्यादा सिंपलर एग्जाम्पल्स देकर आपके लिए सब्जेक्ट और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाऊंगा और ज़्यादा एनर्जी लेकर आऊँगा। राइट, सो वी विल कंटिन्यू। आवर टॉपिक फॉर द डे इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, ये हमारा जो है आज का मैनेजमेंट का फंक्शन है। मैनेजमेंट प्रोसेस जो है वो पढ़ रहे हैं हम लोग, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने प्लानिंग एंड कंट्रोल एंड स्टाफिंग एंड ये एंड वो ऐसे बहुत सारे पढ़ लिए, जिसमें कोऑर्डिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो हम लोग आज देखने वाले हैं। बचपन में या अभी भी आप लोग फील्ड स्पोर्ट जैसे कि फुटबॉल, यस, फुटबॉल आप लोगों ने खेला होगा। ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप स्पोर्ट है। बास्केटबॉल खेला होगा आप लोगों ने, राइट। सो हम लोग अभी स्पेसिफिकली यहाँ पर फुटबॉल की बात करते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये फुटबॉल का फील्ड है, ये मैदान का बीच का पार्ट है, ये आपका गोल है और ये सामने वाली टीम का गोल है। सो देर आर 11 प्लेयर्स इन अ टीम, देर आर 11 प्लेयर्स इन अ टीम, एंड जनरली जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, तो यहाँ पर एक गोलकीपर होता है, राइट। फिर हो सके यहाँ पर 3 या 4 डिफेंड करने वाले प्लेयर्स होते हैं जो गोल को बचाएंगे, अपने गोल में बॉल को जाने से बचाएंगे, जिनको हम लोग डिफेंडर्स बोलते हैं, राइट। सो ये डिफेंडर्स होते हैं। फिर हो सके कि यहाँ पर बीच में एक 4 लोग रहते हैं जो मतलब इतना वाला एरिया जो है वो संभालने का काम करते हैं, राइट। तो ये 4 और ये 4 8 हो गया, अभी बचते 3। तो फिर जो 3 होते हैं उसमें एक समझो एक राइट विंग वाला होता है, एक लेफ्ट विंग वाला होता है और एक सेंटर फॉरवर्ड वाला होता है। तो ये हमारे 11 प्लेयर्स का जो है हम लोगों ने पोजीशन फाइनल कर दिया। अभी ये गेम चलता कैसे है कि इन 11 प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक तो जो फुटबॉल है वो फुटबॉल सामने वाले के गोल में जाना चाहिए और अपने गोल में जाने से बच जाना चाहिए, जिसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से वो लोग काम करते हैं, जिसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन। सॉरी, द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है? देयर इज बेहतरीन तालमेल प्लेयर्स के बीच में। क्या है? बहुत अच्छा तालमेल है कि डिफेंडर को पता है उनका काम क्या है, तो वो डिफेंड करने का काम कर रहे हैं। जैसे ही बॉल उन्होंने जो है गोल में जाने से स्टॉप कर लिया, तो वो बॉल को आगे बढ़ा रहे हैं इन चारों के पास। इन चारों के पास क्या जिम्मेदारी है? ये सेक्शन ऑफ द फील्ड संभालने का। यहाँ से बॉल आगे बढ़ रहा है तो ये क्या काम कर रहे हैं कि राइट विंग या लेफ्ट विंग के पास जो है बॉल को जो है पास करने का काम कर रहे हैं। जनरली ये बात चल रही है। एंड फिर इन लोगों का क्या काम है? इनके पास गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से आता है तो ये करेंगे, अदरवाइज सेंटर फॉरवर्ड है जो सिर्फ गोल दागने के लिए, गोल करने के लिए काम कर रहा है। तो इन सबके बीच में बेहतरीन तालमेल होगा तो जाके आप गोल स्कोर कर पाएंगे
एंड गोल जो है डिफेंड कर पाएंगे, सामने वाले का गोल मार पाएंगे और खुद का गोल होने से बचा पाएंगे। तालमेल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तालमेल होगा तो ही जाकर ये ग्रुप एक्टिविटी का जो ऑब्जेक्टिव है, इस स्पोर्ट का, इस टीम का जो ऑब्जेक्टिव है कि गोल मारो और अपना गोल बचाओ, ये आप कर पाओगे। अगर एक आदमी इधर भाग रहा है, एक उधर भाग रहा है, किसी को पता नहीं क्या करना है, वो हर आदमी अपने मन के हिसाब से ही काम कर रहा है कि डिफेंडर बोलता है नहीं यार मेरे को तो गोल मारना, मैं आगे जाऊँगा, तो ये चलने वाला नहीं। उसका रोल क्या है? उसका रोल अपना गोल बचाना है एंड जो बीच में जो फील्ड के जो सेंटर का एरिया संभालने वाले लोग हैं उनको बॉल फॉरवर्ड करना है। इनका काम क्या है? इन तीनों को बॉल आगे फॉरवर्ड करना है। गोलकीपर का क्या काम है कि गोलकीपर ने इतने ही एरिया में घूमना है, उसने आगे जाना नहीं है। वो आगे चला गया तो फिर अपना जो है गोल हो जाएगा, राइट। सो दिस इज रिलेटेड टू अ ग्रुप एक्टिविटी जहां पर तालमेल बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये तालमेल को मैनेजमेंट की भाषा में हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन बोला है। इफ देयर इज गुड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, ओनली देन, सिर्फ उसी समय ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलफिल हो पाएगा। ये है कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन एक इंडिविजुअल एक्टिविटी के लिए नहीं बना है, कोऑर्डिनेशन ग्रुप एक्टिविटी के लिए बना है। वेदर इट इज वर्क, वेदर इट इज बिजनेस, कोई स्पोर्ट हो, कोई भी तरह का एक्टिविटी, कुछ काम हो, यहाँ पर इसी सिचुएशन के लिए जहां पर नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व है, जहां पर ग्रुप एक्टिविटी इन्वॉल्व है, वहीं पर कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ती है। और कोऑर्डिनेशन ये एक इनहेरेंट जो है फंक्शन बोलो या नेचर बोलो मैनेजमेंट का है। कोऑर्डिनेशन एक अलग से फंक्शन नहीं है। कोऑर्डिनेशन ये फंक्शन हर फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल के लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए, प्लानिंग के लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए, स्टाफिंग के लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए। हर मैनेजर जो भी मैनेजरल पोजीशन पर वो है, वेदर इट इज एनी डिपार्टमेंट, वो प्लानिंग का काम कर रहा है, कोऑर्डिनेशन का कर रहा है, कंट्रोल का कर रहा है, स्टाफिंग का कर रहा है, हर जगह पर मैनेजर जो भी लेवल पर काम कर रहा है उसके लिए कोऑर्डिनेशन एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मैनेजर कैनॉट रन अवे फ्रॉम कोऑर्डिनेशन। उसे कुछ भी एक्टिविटी वो कर रहा है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन या तालमेल तो बैठाना ही बैठाना है, जिससे कि क्या होगा? जिससे कि सारी एक्टिविटी सारे लोगों की सिंक्रोनाइज होगी, हार्मोनी में चलेगी, स्मूथली रन होगी, बहुत साउंड एक्टिविटी चलेगा एंड जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल फुलफिल होगा। वहां पर टीम का क्या गोल था? एक तो सामने वाले का गोल मारना है और दूसरे का गोल खुद का गोल बचाना है, डिफेंड करना है। सो ये ऑब्जेक्टिव है ग्रुप का। ये ऑब्जेक्टिव सिर्फ तभी फुलफिल हो पाएगा अगर ग्रुप की एक्टिविटी जो है प्रॉपर तालमेल से चल रहा है, सिंक में चल रहा है एक दूसरे के साथ, बिल्कुल भी डिस्कॉर्ड नहीं है, बिल्कुल भी लैक ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, बिल्कुल भी डिसएग्रीमेंट्स नहीं है। सब लोग स्मूथली फंक्शन कर रहे हैं एक दूसरे को ध्यान रखते हुए। सिर्फ मैं मेरा काम नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी लोग के काम के हिसाब से मेरा काम सिंक्रोनाइज करके जो है ये ग्रुप एक्टिविटी चल रहा हूँ। दिस इज कोऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अ ग्रुप एक्टिविटी। अगर कभी बचपन में आपने फुटबॉल या बास्केटबॉल खेला होगा तो आपको याद होगा कि यार जब प्लेयर सुन नहीं रहे हैं, प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है, सब अपना अपना मन का चला रहे हैं, तो वहाँ पर ग्रुप एक्टिविटी नहीं हो पाता है, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ग्रुप एक्टिविटी के केस में। ये आपको समझ में आया होगा तो आगे का काम हमारा बहुत आसान हो जाएगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोग को ध्यान में अगर बैठ गया तो फिर देन उसमें फिर कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़ाने के लिए रह नहीं जाता है। फिर भी हम लोग नोट्स में से पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन इज द एफर्ट टू एंश्योर अ स्मूथ इंटरप्ले ऑफ द फंक्शंस एंड फोर्सेस ऑफ ऑल द डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट्स है ऑर्गेनाइजेशन के, कोऑर्डिनेशन क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेशन एंश्योर कर रहा है स्मूथ इंटरप्ले, उनका स्मूथ फंक्शनिंग, उनका स्मूथ एक्टिविटी जो है वो एंश्योर करने का काम किसकी जिम्मेदारी है? कोऑर्डिनेशन इज फंक्शन की ये जिम्मेदारी है। सो दैट इट्स पर्पस विल बी रियलाइज्ड विद अ मिनिमम ऑफ फ्रिक्शन एंड मैक्सिमम ऑफ कोलैबोरेटिव इफेक्टिवनेस। सो दैट जो पर्पस है, पर्पस क्या है? पर्पस हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है, हमारा गोल अचीव करना है, हमारा टारगेट अचीव करना है। वो टारगेट अपना अचीव हो जाएगा विद मिनिमम ऑफ फ्रिक्शन, मतलब बिल्कुल भी, मतलब जितना कम हो सके उतना प्रॉब्लम्स बोलो, ऑब्स्टेकल्स बोलो, लैक ऑफ कम्युनिकेशन बोलो, मिनिमम ऑफ फ्रिक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन बनाया इसीलिए गया है कि बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी डिसएग्रीमेंट्स, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से नहीं पैदा होनी चाहिए। एंड अ मैक्सिमम ऑफ कोलैबोरेटिव इफेक्टिवनेस, कोलैबोरेशन साथ में मिलकर आगे बढ़ने का काम करना। It makes diverse elements and subsystems of an organization to work harmoniously towards the realization of the common objectives। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, प्लीज इसको अंडरलाइन करेंगे आप लोग, प्लीज।
क्या कर रहा है, बहुत वेरियस, बहुत डायनेमिक एनवायरनमेंट है, बहुत सारे फैक्टर्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व है, बहुत सारे अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ है, बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग हैं, काम बहुत सारे अलग अलग तरह के। तो इन सारे डाइवर्स कंपोनेंट्स को, सारे सिस्टम, सब सिस्टम्स, डिपार्टमेंट्स, पीपल, इन सब लोगों को एक हारमोनी में काम करना, साथ में मिलकर एक दूसरे को साथ में लेकर आगे चलना, ताकि आपको मेरा काम समझ रहा है, मुझे आपके काम का इंपॉर्टेंस समझ रहा है, मेरा काम आपको तकलीफ नहीं दे रहा है, आपका काम मुझे तकलीफ नहीं दे रहा है, हम लोग मिलकर साथ में आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स रियलाइजिंग द कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Coordination is the process whereby an executive develops an orderly pattern of group effort among his subordinates and secures the unity of action. ये बहुत important है. All of them are working towards one goal. और अगर one goal के तरफ हमें चलना है तो सबका action जो है वो एक तरह का होना चाहिए. Action जो है सबका वो एक तरह का होना चाहिए, इसीलिए तो उसको unity of action बोला हुआ है ना. Only then we will be able to achieve the common purpose, जो हमारा वन गोल है. एक गोल अगर हमको अचीव करना है तो सबका एक्शंस एक तरह से होना चाहिए, एक दिशा में होना चाहिए. ये कुछ नहीं है, ये बस कोऑर्डिनेशन है. यहाँ पर आप लोगों को वेरियस डेफिनेशंस दिए गए हैं, तो एज यूजुअल आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि ये डेफिनेशंस आप पढ़ोगे. सारे डेफिनेशंस अलग अलग लोगों ने जो दिए हैं उनका सबका पर्पस, उनका सबका मीनिंग एक ही है. कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन ये कोशिश करना है कि ऑर्गेनाइजेशन के वेरियस एक्टिविटीज, वेरियस पीपल, वेरियस सिस्टम जो है साथ में सिंक्रोनाइज तरीके से काम करें, सो दैट देर इज लैक ऑफ फ्रिक्शन, देर इज नो डिस्कॉर्ड, देर इज नो प्रॉब्लम्स एट ऑल. सब लोग के बीच में एक यूनिटी ऑफ एक्शन रहे कि जितने भी एक्शन है वो सब एक ही दिशा में चल रहे हैं, एंड सारे के सारे एक्शन जो है वो गोल ओरिएंटेड है. इट विल हेल्प अस इन अचीविंग द कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये हमारा कोऑर्डिनेशन है, राइट. आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को. तो आप लोग को ये सारे के सारे जो है लोगों ने, जो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं जिन्होंने हमें ये डेफिनेशन दिए हैं, वो आप लोग को पढ़ने में जो है आसानी हो जाएगी. जिसमें लास्ट वाला जो है वो मैं आप लोग के लिए एक बार पढ़ूंगा, ध्यान से देखेंगे. जॉर्ज टेरी एंड थियो हेमैन का जो डेफिनेशन है उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात हमें समझाई है, तो शायद मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका, फिर भी हम लोग ध्यान देंगे. अकॉर्डिंग टू दीज टू पीपल, कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे स्टाफिंग एक सेपरेट फंक्शन है, प्लानिंग एक अलग फंक्शन है, कोऑर्डिनेशन एक अलग काम है, उसी तरीके से कंट्रोल एक अलग काम है, कोऑर्डिनेशन नहीं, कंट्रोल एक अलग काम है, उसी तरीके से कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ये अलग एक्टिविटी, अलग काम, अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. एज इट ट्रांसवर्सेस द एंटायर प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग, मतलब इट इज दस द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. इसको प्लीज आप अंडरलाइन करेंगे. कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. ये कोई अलग से सेपरेट फंक्शन नहीं है. ये काम आपको अलग से आना चाहिए ऐसा नहीं है, इस काम के लिए आपको अलग से अपॉइंट किया जाएगा ऐसा नहीं है. अगर आप प्लानिंग डिपार्टमेंट में हो तो भी आपको कोऑर्डिनेशन आना चाहिए, आप कंट्रोल में हो तो भी आना चाहिए, स्टाफिंग में हो तो भी आना चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग में हो तो भी आना चाहिए. कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, आप अगर मैनेजरल पोजीशन में हो तो आपके लिए इट इज़ इंपॉर्टेंट कि कोऑर्डिनेशन ये अलग से एक्टिविटी नहीं है, इट इज़ पार्ट ऑफ द जॉब. एनी काइंड ऑफ जॉब यू आर डूइंग, आप कोई भी तरीके का काम कर रहे हो उसमें कोऑर्डिनेशन इनहेरेंट है. इट इज़ एन इनहेरेंट पार्ट और द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. इसके लिए कोई अलग से कोई डिपार्टमेंट नहीं है. हर लेवल पर, हर स्ट्रैटा, हर डिपार्टमेंट में, हर जगह पर जो है कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट होना ही चाहिए. आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को. सॉरी. राइट. सो ये हमारा जो था बेसिक अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेशन का जो था, आप लोगों को सारे लोगों ने जो डेफिनेशन दिए हुए वो आपको प्लीज़ गो थ्रू करने बहुत इंपॉर्टेंट है. किसने कौन सा डेफिनेशन दिया हुआ है ये आप लोग को पता होना चाहिए. जहाँ पर आपकी थोड़ी सी मेहनत लगने वाली है, बाकी सारा की सारी मेहनत मैं आप लोग के लिए आसान करके दूंगा. अभी आता है हमारा टॉपिक विच इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. ओके, सो आई एम बैक. हमारा प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व हो चुका है. देखो छोटे मोटे टेक्निकल इश्यूज जो है वो जब हम लोग ये मशीन के साथ काम करते हैं तो चलता ही रहता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि गाड़ी रुकना नहीं चाहिए. राइट. सो हमारा टॉपिक क्या था अभी? फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. ये जो कॉन्सेप्ट अभी हमने समझा कि बेहतरीन तालमेल होना बहुत जरूरी है, इसके फीचर्स क्या है भैया? ध्यान से देखें हम लोग फटाफट एक एक फीचर में आप लोग को जल्दी से समझाऊंगा. यहाँ पर कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ डिस्टिंक्ट फंक्शन. ये हम लोग ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ये एक सेपरेट फंक्शन नहीं है. इट इज द वेरी एसेंस ऑफ मैनेजमेंट.
It is inherent in managerial jobs and embodied in all the functions of management. Please आप इस पॉइंट को अंडरलाइन करेंगे. It is inherent in all the managerial jobs. जो भी managerial job आप कर रहे हो, किसी भी तरीके का managerial job आप कर रहे हो, उसके अंदर coordination आने ही वाला है. ये कोई separate activity, कोई separate function नहीं है. आप जो भी काम कर रहे हो, you have to make sure, आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसमें coordination जो है वो लेकर आ ही रहे हो, proper coordinated तरीके से activity करवा ही रहे हो. It is embodied in all the functions of management. It is present in all functions of management. ये बहुत important feature है. It is the basic responsibility of management. Manager के लिए ये एक basic काम है, भले ही वो किसी भी तरीके का काम कर रहा हो, उसकी basic requirement ही coordination होती है. It is the basic responsibility of management. ये एक MCQ क्वेश्चन हो गया यहाँ पर. प्लीज इस तरीके के क्वेश्चन जहां जहां पर बनते हैं मैं आप लोग को बताता जाता हूं. इट इज द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड इट कैन बी अचीव थ्रू द मैनेजरल फंक्शन. अगर आपको कोऑर्डिनेशन अचीव करना है तो उसके लिए आपको प्रॉपर मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. भले ही आप किसी भी तरह की एक्टिविटी कर रहे हो, भले आप किसी भी लेवल पर कोई भी डिपार्टमेंट के कोई भी काम के मैनेजर हो, अगर आपको कोऑर्डिनेशन अचीव करना है तो वो मैनेजमेंट के थ्रू, मैनेजरल फंक्शन के थ्रू ही किया जा सकता है. नो मैनेजर कैन इवेड और अवॉइड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो किसी भी तरीके का काम कर रहा हो, मैनेजर कैन नॉट रन अवे. ये फंक्शन उसके अंदर प्रेजेंट होना ही चाहिए. वो चाहे लोगों को हायर करने का काम कर रहा है, स्टाफिंग का काम कर रहा है, फिर भी उसे वो फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है ये कोऑर्डिनेटेड तरीके से ही एक्टिविटी करवानी है. भले ही फिर वो इंटरव्यू लेना हो, या ट्रेनिंग कराना हो, या टेस्ट लेना हो, या फॉर्म फिलिंग करानी हो, जो भी उसके अंदर जो स्टाफिंग के अंदर हमने चीज़ें देखी थी, कोई भी एक्टिविटी उसे करानी हो तो वहाँ पर ही कैन नॉट रन अवे फ्रॉम कोऑर्डिनेशन. उसे जो काम है वो प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड तरीके से ही करवाना है. इसीलिए ये तीनों पॉइंट जो है लगभग एक ही बात कर रहे हैं कि इट इज़ द इनहेरेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. अ मैनेजर कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दिस फंक्शन. कोऑर्डिनेशन डज नॉट अराइज स्पॉन्टेनियसली और बाय फोर्स. ये अचानक से कोऑर्डिनेशन आ गया ऐसे नहीं है कि हम लोग इतने देर से काम कर रहे थे तो जो है वो काम कोऑर्डिनेशन में नहीं था, प्रॉपर तालमेल नहीं था, और अचानक अभी काम बढ़ गया और अभी कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत है. ऐसा नहीं है. अचानक से कोऑर्डिनेशन आने वाला नहीं है. इट इज प्रेजेंट फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ. ये स्पॉन्टेनियसली अराइज होगा या किसी ने आपको बोला है और फिर आपको वो करना है, किसी बॉस ने आपको बोला कि कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करूँ गया, ऐसा नहीं चलने वाला है. जहाँ पर ग्रुप एक्टिविटी इन्वॉल्व है वहाँ पर स्टार्ट से लेकर फिनिश तक कोऑर्डिनेशन जो है वो ज़रूरी है, वो प्रेजेंट होना ही चाहिए, होने ही वाला है. तभी जाकर तो हमें यूनिटी ऑफ एक्शन मिलेगा. मतलब सारे लोगों, सारे डिपार्टमेंट, सारे काम जो है एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे एंड फिर तभी जाकर हमें जो है ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होने वाले हैं. इट इज़ द रिजल्ट ऑफ कॉन्शियस एंड कंसर्टेड एक्शन बाय द मैनेजमेंट. इट कैनॉट बी लेफ्ट टू चांस. कोऑर्डिनेशन कैनॉट बी लेफ्ट कि यार बिना कोऑर्डिनेशन के करके देखते हैं काम और अगर जरूरी लगा तो ही करेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है. अचानक से वो अराइज होने वाला नहीं है. नीड फॉर कोऑर्डिनेशन, इट हैज टू बी प्रेजेंट एवरीवेयर ड्यूरिंग ऑल स्टेजेस. द हार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन इज द यूनिटी ऑफ पर्पस. अभी ये यूनिटी ऑफ पर्पस क्या है? यूनिटी ऑफ पर्पस, पर्पस क्या है हमारा? पर्पस हमारा गोल है. पर्पस हमारा गोल है. यूनिटी ऑफ पर्पस मतलब एवरीवन इज वर्किंग टुवर्ड्स वन गोल. यस और नो? ये वन गोल की तरफ हमें काम करना है. हमें उस सामने वाली टीम के गोल में बॉल मारना है. मतलब हम सबका एम, सारे 11 लोग का एम एक ही है कि उनके गोल में बॉल मारना है और अपने गोल में जाने से बचना है. तो देयर इज वन गोल, देयर इज वन पर्पस, जिसको हम लोग बोल रहे हैं यूनिटी ऑफ पर्पस. इस यूनिटी ऑफ पर्पस के लिए ही तो हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं. बराबर है क्या नहीं है? तो यूनिटी ऑफ पर्पस देन हार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन बन जाता है क्या नहीं बन जाता है? यस और नो? The heart of coordination is the unity of purpose which involves fixing the time and the manner of performing the various activities. हम लोग जो भी activities करने वाले हैं वो किस समय करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, किस तरीके से करने वाले हैं, कौन करने वाला है, ये सारी चीज़ें जो है ये फिक्स करना जो है ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है. ये कर रहे हैं हम लोग, मतलब हम लोग बेसिकली कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? येस और नो? Coordination is a continuous or ongoing process. It is also a dynamic process involving give and take. It is a continuous activity. मैंने आपको बताया कि ये एक्टिविटी फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश सब जगह प्रेजेंट है. राइट फ्रॉम प्लानिंग टिल एग्जीक्यूशन, सेल्स, आफ्टर सेल्स वगैरह जो भी एक्टिविटी, जब तक ऑर्गेनाइजेशन, जब तक है जान, तब तक कोऑर्डिनेशन रहने ही वाला है. इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस. ये ऐसा प्रोसेस नहीं कि कल से चालू करेंगे, ऐसा प्रोसेस नहीं कि कल रात को बंद कर दिया. ये ऑन गोइंग है. एक्टिविटी चल रही है, ग्रुप एक्टिविटी चल रही है, कोऑर्डिनेशन चल रहा है.
इट इज अ गिव एंड टेक रिलेशन। हमें सामने वाले के हिसाब से काम करना है, सामने वालों को हमें ध्यान में रखते हुए काम करना है। इट इज रिक्वायर्ड इन ग्रुप एफर्ट्स, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड इन ग्रुप एफर्ट्स नॉट इन इंडिविजुअल एफर्ट्स। जब आप अकेले काम कर रहे हो तो आपको किसके साथ क्या कोऑर्डिनेशन करना है? सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको किसी की कोऑर्डिनेशन की जरूरत है क्या? नहीं, आप तो इंडिपेंडेंट हो, आपको खुद के ऊपर डिपेंडेंट है, आपका किसी और के साथ डिपेंडेंस नहीं, किसी और के साथ लेना देना नहीं। तो जब लेना देना नहीं है तब तालमेल की भी आवश्यकता नहीं, बहुत अच्छी बात है कि नहीं। बट जब ग्रुप एक्टिविटी आ जाता है तब वहां पर कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। It involves the orderly arrangement of group efforts. There is no need for coordination when an individual works in isolation without affecting anyone's functioning. यहाँ पर जो है, जब बंदा अकेला काम कर रहा है, ग्रुप एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, वहां पर हमें कोऑर्डिनेशन का कोई भी आवश्यकता नहीं है। बट जब जैसे ही ग्रुप एक्टिविटी आ जाता है, कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है, वहां पर कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। एंड वहाँ पर ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप एफर्ट, जो भी ग्रुप एक्टिविटी चल रही है उनके सारे एफर्ट्स जो है उस ग्रुप के, वो एक ऑर्डरली तरीके से, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से उनको अरेंज करना और उनको करवाना, उन एक्टिविटीज़ को रन करना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। फिर लास्ट वाला फीचर है कोऑर्डिनेशन इज अ सिस्टम्स कॉन्सेप्ट। प्लीज इसको अंडरलाइन करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। अगेन, कोऑर्डिनेशन इज अ सिस्टम्स कॉन्सेप्ट, मतलब क्या? इन द सेंस दैट, देखो मीनिंग बता रहे हैं, इन द सेंस दैट इट रिगार्ड्स एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन रिकॉग्नाइजेस एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव एफर्ट्स। बहुत सारे लोगों के एफर्ट्स कोऑपरेटिव तरीके से साथ में आएंगे तो जाके ऑर्गेनाइजेशन जो आगे काम करने वाला है, इसलिए इसको एक सिस्टम कॉन्सेप्ट बोला गया है। नाउ इसमें क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन रिकॉग्नाइजेस द डाइवर्सिटी एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम्स। कोऑर्डिनेशन को ये पता है कि बहुत डायनामिक है सिचुएशन, बहुत वास्ट, बहुत डाइवर्स तरह के काम है, बहुत डाइवर्स तरह की एक्टिविटीज है, बहुत डाइवर्स तरह के सिचुएशंस और लोग हैं। एंड ऑल्सो इन सबका एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है ना। प्रोडक्शन वाले का सेल्स के साथ है, सेल्स वाले का अकाउंट्स के साथ है, अकाउंट्स वाले का परचेस के साथ है, परचेस वाले का स्टोर के साथ है, स्टोर वाले का प्रोडक्शन के साथ है। मतलब सबका किसी ना किसी का एक दूसरे से कुछ ना कुछ तरीके का लेना देना है, डिपेंडेंसी है। एक तो ग्रुप एफर्ट है, प्लस साथ में इंटरडिपेंडेंस भी है। इट रिकॉग्नाइजेस, अभी कोऑर्डिनेशन इसको रिकॉग्नाइज करता है। कोऑर्डिनेशन को पता है कि हाँ बाबा तुम्हारा काम आसान नहीं है, हाँ बाबा तुम्हारा काम कॉम्प्लेक्स है, बहुत डाइवर्स है, बहुत भिन्न भिन्न तरह के काम कर रहे हो। सो इट रिकॉग्नाइजेस दैट फैक्ट एंड द नीड फॉर फ्यूजन एंड सिंथेसिस ऑफ एफर्ट्स। इट रिकॉग्नाइजेस कि ये है, इसीलिए तो फिर देयर इज नीड ऑफ फ्यूजन ना, इसीलिए तो साथ में लेकर चलना है ना सबको, इसीलिए एक का काम दूसरों के लिए तकलीफ नहीं बन जाना चाहिए, बराबर है। एंड द सिंथेसिस ऑफ एफर्ट, सबको साथ में लेकर आगे इन हार्मोनी चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जाकर जो है स्मूथ फंक्शनिंग जो है वो इंश्योर होगा क्या नहीं होगा, तो जाकर यूनिटी ऑफ एक्शन होगा क्या नहीं होगा। सिंपल बात है क्या नहीं है, ये समझ में आया। ये सारे फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन आप लोग को समझ में आए। देखो कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाता है तो फिर इसके ऊपर से ऑब्जेक्टिव कहीं पर से आए, कहीं पर से भी आए, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाला है। आप लोगों को क्या काम रह जाता है कि बस रीडिंग एक्टिविटी में बार बार हर लेक्चर में आपको बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पर लेक्चर सुनो और जाकर उतना ही पोर्शन, उतना ही पार्ट जितना मैंने सीखा उतना बस आपके मॉड्यूल में से पढ़ लो बेटा। और कहीं से भी आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं पर आपको कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट की जरूरत नहीं है, डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है, कुछ और मटेरियल देखने की भी जरूरत नहीं है। बस आप लेक्चर देखिए और जाकर जो है मॉड्यूल में आप रीड कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं फिर लास्ट पार्ट के ऊपर, प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। अभी ये जो कोऑर्डिनेशन है, ये जो ग्रुप एक्टिविटी को इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम करने में जो हेल्प करने वाला फंक्शन है, इस फंक्शन के प्रिंसिपल्स क्या है, कौन से प्रिंसिपल्स पर ये फंक्शन काम करता है, राइट। अभी हम लोगों ने देख लिया कि ये इनहेरेंट एक्टिविटी है, ये इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये सेपरेट एक्टिविटी नहीं है, ये कभी स्टार्ट होगी कभी फिनिश होगी ऐसा नहीं, कंटिन्यूस एक्टिविटी है, स्टार्ट टू एंड। जब स्टार्ट हो रहा है प्रोसेस तभी प्रेजेंट है, जब एंड होने वाला है तब तक भी ये प्रेजेंट है, हर समय ये प्रेजेंट है, हर जगह पर ये प्रेजेंट है, राइट। सो इसके प्रिंसिपल्स क्या है उनको देखेंगे। मैं एक एक हेड पढ़ूंगा और उस पर से आपको समझाने की, आपका काम आसान करने की कोशिश करूंगा, राइट। नंबर 1, प्रिंसिपल ऑफ अर्ली स्टेज। सबसे शुरुआती दौर में जब मैनेजमेंट स्टार्ट होने का काम हो रहा है, जहां पर प्लानिंग, जब भी प्रोडक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में या किसी भी एक्टिविटी के बारे में जहां पर प्लान बनना चालू हो रहा है, एकदम अर्ली स्टेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन,
वहीं पर से जो है कोऑर्डिनेशन की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए क्या बोला गया है, नंबर 1, इट इज देयर इज द प्रिंसिपल ऑफ अर्ली स्टेज। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कोऑर्डिनेशन मस्ट स्टार्ट एट एन अर्ली स्टेज इन द मैनेजमेंट प्रोसेस। वी कैनॉट वेट फॉर इट, हम उसका लिए इंतजार नहीं कर सकते कि ये चीज होगी उसके बाद कोऑर्डिनेशन। जैसे ही काम चालू हो रहा है, जैसे ही प्लानिंग चालू हो रही है, तभी से कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। It must start during the planning stage. This will result in making the best plans and implementing these plans with success. अगर हम लोग प्लानिंग स्टेज पर इसे स्टार्ट कर देते हैं तो इट विल हेल्प अस कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो है वो प्रॉपरली जो है अचीव कर सके थ्रू गुड प्लानिंग एंड थ्रू गुड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान्स। तो ये नंबर 1 वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ अर्ली स्टेज। मैनेजमेंट में जो एक्टिविटी है, कोऑर्डिनेशन जो है वो एट द अर्लीस्ट स्टेज पर स्टार्ट हो जाती है। फिर प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ग्रुप एक्टिविटी चल रहा है, जब से शुरू हुआ है और जब तक चलने वाला है तब तक ये हर स्टेज पर, हर लेवल पर, हर समय प्रेजेंट है, मतलब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कोऑर्डिनेशन मस्ट बी ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट मस्ट नॉट बी ए वन टाइम एक्टिविटी। ये एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं हो सकता है कि स्टार्ट स्टॉप नहीं हो सकता है। जब तक है जान तब तक कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट रहेगा अंटिल द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। देखो फिर प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अभी यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है, आप मैनेजरल पोजीशन आपकी है तो वहां पर कोऑर्डिनेशन आपका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आप कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कोऑर्डिनेशन आपको जरूर करना है। तो कोऑर्डिनेशन कैसे आसान होगा, ये प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। ये क्या बोलता है कि जितने भी मैनेजर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका काम है कि ही और शी शुड बी इन डायरेक्ट टच विद द सबऑर्डिनेट्स, विद द जूनियर्स, विद द एम्प्लॉइज। अभी वो डायरेक्ट टच में है, प्रॉपरली कम्युनिकेट कर रहा है, ध्यान दे रहे हैं कि मेरे हाथ के नीचे 15 लोग हैं तो 15 लोग प्रॉपरली एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अगर वो ये चीज करेगा, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अगर वहां पर जो है अप्लाई होगा, तो देयर विल बी लेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, देयर विल बी लेस ऑफ डिसएग्रीमेंट्स, मिस इंटरप्रिटेशन जो है वो कम होने वाला है। ऑब्स्टेकल्स जो क्रिएट हो जाते हैं, काम जब भी होगा तो देखो ऑब्स्टेकल्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होते जाते हैं, तो ऑब्स्टेकल्स जो क्रिएट होने वाले हैं वो शायद थोड़े से कम हो जाए। तो ये प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल मैनेजर्स मस्ट हैव अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद देयर सबऑर्डिनेट्स। दिस विल रिजल्ट इन गुड रिलेशन बिटवीन द मैनेजर एंड द सबऑर्डिनेट। डायरेक्ट टच में है, कैसा है बेटा, क्या कर रहा है, आज का क्या शेड्यूल है, बाजू वाले से पूछा था क्या नहीं, उसका कंप्लीट हुआ था क्या नहीं, उसका देखकर फिर आपको काम करना है, वॉट एवर इट मे बी। तो इससे क्या होता है, अच्छे रिलेशंस डेवलप होते हैं। दिस इज बिकॉज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हेल्प्स टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिस इंटरप्रिटेशन, डिस्प्यूट्स बिटवीन द मैनेजर्स एंड द सबऑर्डिनेट। तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना है तो अच्छा कम्युनिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए तो देखो मैंने आप लोग को बताया कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो व्हाट्सएप पर बोलो या यहाँ पर वहाँ पर बोलो, जो मैसेजेस डाल रहे हैं, चैट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, टाइम टेबल वगैरह डिस्कस कर रहे हैं, क्या क्या हो गया क्या क्या नहीं वो बता रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, हम लोग डायरेक्ट टच में है विद द स्टूडेंट, तो हम लोग फिर उन लोग को गाइड करने के लिए ज़्यादा बेटर पोजिशन में। ओके, यूट्यूब पर हम लोग आपको कॉन्सेप्ट्स दे रहे हैं वगैरह ये सब चीज़ कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स से जो फीडबैक आ रहा है तो उनके साथ जब भी जो भी बात हो रहा है तो वी आर इन डायरेक्ट टच विद द स्टूडेंट, जहाँ पर फिर हम लोग को अच्छी तरीके से गाइड कर पा रहे हैं, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है, क्लैरिटी हो रहा है उस चीज़ का, अच्छा रिलेशन डेवलप हो रहा है स्टूडेंट के साथ, कि स्टूडेंट बोल रहा है कि सर वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि CA में इंटर में आप कैसे पढ़ाने वाले हो, नोट्स कैसे मिलने वाले हैं, क्या होने वाला है। तो इससे क्या हो रहा है, अच्छा रिलेशन डेवलप हो रहा है, ट्रस्ट डेवलप हो रहा है, स्मूथ फंक्शनिंग इंश्योर हो रहा है, राइट। तो ये इसीलिए कोऑर्डिनेशन के लिए कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशंस। कोई भी एक्टिविटी आइसोलेशन में नहीं हो सकती है। हर एक्टिविटी का किसी ना किसी दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरे लोग, दूसरे काम, दूसरी एक्टिविटी के साथ कुछ ना कुछ लेना देना है, इम्पैक्ट है। जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसका इम्पैक्ट और भी लोगों को होने वाला है, और भी डिपार्टमेंट्स को, और भी एक्टिविटीज को होने वाला है। येस और नो, सिंपल बात है क्या नहीं। अगर आप एक ग्रुप एनवायरनमेंट में, ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो जहाँ पर बहुत सारे डायनामिक काम हैं, तो कोई एक काम आइसोलेशन में होने वाला नहीं है। वहाँ पर कुछ भी काम का, कोई भी एक्शन का, कोई भी डिसीजन का इम्पैक्ट होने वाला है और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ के ऊपर। सिंपल बात है क्या नहीं। तो वहाँ पर आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशन। देखो अभी ध्यान से, जो मैंने समझाया उस बैकग्राउंड को समझ लिया, तो अभी ये सुनो, समझ में आ जाएगा। द डिसीजंस एंड एक्शंस ऑफ ऑल द पीपल
एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर इंटर रिलेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। सारे डिसीजंस और एक्शंस जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये एक दूसरे के ऊपर उसका इम्पैक्ट, उसका बेयरिंग होता ही होता है, इंटर रिलेटेड होते ही होते हैं। सो द डिसीजंस एंड एक्शंस ऑफ वन पर्सन और डिपार्टमेंट विल अफेक्ट ऑल द अदर पर्सन एंड डिपार्टमेंट्स, यस और नो। एक का डिसीजन, एक की एक्टिविटी बाकी लोग को इम्पैक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन वाले ने आज काम नहीं किया, मतलब जितना क्वांटिटी था 1000 यूनिट्स बोला था, आज नहीं बनाया, 600 यूनिट बनाया, तो डिस्पैच वाले के तो वांदे हो गए, क्या नहीं हो गए, यस और नो। ऑर्डर जिसने लिया था उसके वांदे हो गए कि यार उसने पैसा लिया था 1000 यूनिट का, उसने प्रॉमिस किया हुआ, लेकिन प्रोडक्शन 600 का ही हुआ। तो एक्टिविटी का ग्रुप के ऊपर इंपैक्ट होने ही होने वाला है। Therefore, by taking any decision or action, all managers must first find out the effect of that decision or action. वो एक्शन करने से पहले या वो डिसीजन लेने से पहले इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर कि उसका इम्पैक्ट, उसका असर बाकी लोगों पर या बाकी डिपार्टमेंट्स पर क्या होने वाला है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल रिलेशन है, ये गिव एंड टेक है। पड़ोस वाला जोर से म्यूजिक बजाएगा रात को तो तुम्हारी नींद खराब होने वाली, तुम्हारी पढ़ाई होने वाली है क्या? नहीं होने वाली, क्योंकि क्लोज रिलेशन है दोनों के बीच में, विसिनिटी में काम कर रहे हैं दोनों, यस और नो। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशंस। कोऑर्डिनेशन विल बी सक्सेसफुल ओनली इफ दिस प्रिंसिपल इज फॉलोड प्रॉपरली। प्लीज इसको अंडरलाइन करेंगे। कोऑर्डिनेशन विल बी सक्सेसफुल ओनली इफ द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशंस विल बी फॉलोड। अगर जो है डिफेंडर्स काम कर ही नहीं रहे हैं तो उसका असर बहुत बड़ा होने वाला है, पूरा का पूरा लोड जो है अकेले गोलकीपर के ऊपर आने वाला है। प्लस फिर जो है बॉल आगे जाना चाहिए, सेंटर फॉरवर्ड, राइट विंग, लेफ्ट विंग के पास जाना चाहिए, उनके पास बॉल जाएगा ही नहीं। जो ये काम कर रहे हैं उसका असर बाकी लोग के ऊपर है। डिफेंडर्स अच्छे से काम कर रहे हैं तो गोलकीपर को चिंता नहीं है, वो कॉन्फिडेंट है। प्लस जो आगे ऑफेंड कर रहे हो, जो मतलब अटैक करने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को चिंता नहीं, वो बिंदास आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, पूरा टाइम अटैक कर रहे हैं। तो बिकॉज क्या होता है, देयर इज रेसिप्रोकल रिलेशन का प्रिंसिपल। फिर नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये बहुत बार बार देखो मैंने कम्युनिकेशन का बात किया था आप लोगों के साथ। ये प्रिंसिपल क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन विल बी सक्सेसफुल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगेन एन एमसीक्यू क्वेश्चन, विल बी सक्सेसफुल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपको अच्छा कोऑर्डिनेशन अगर तैयार करना है, अच्छा तालमेल अगर बिठाना है, तो वो सिर्फ पॉसिबल है थ्रू गुड कम्युनिकेशन। लोगों को बैठकर समझाना, इम्पैक्ट क्या हो सकता है वो बताना, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा वो बताना, पॉलिसीज या मेथड्स या जो भी रेगुलेशंस है वो समझाना, लोगों को जो है अच्छी तरीके से चीज़ें कम्युनिकेट करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जाकर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन जो है वो डेवलप होने वाला है। अदरवाइज प्रॉपर कोऑर्डिनेशन डेवलप होने वाला नहीं है। फॉर गुड कोऑर्डिनेशन देयर हैज टू बी गुड कम्युनिकेशन। बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होगा, लोगों को पता रहेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैं जो भी काम कर रहा हूँ उससे बाजू वाले को क्या असर होने वाला है, बाजू वाले के काम का मेरे लिए क्या पॉजिटिव उसका मेरे ऊपर इम्पैक्ट होने वाला है, हम सबका गोल क्या है, हम लोग को सबको किस दिशा में काम करना है। ये जब सब चीज़ें हो जाती है तो ऑटोमेटिकली प्रॉपर कोऑर्डिनेशन जो है वो डेवलप हो जाता है। अगर आप लोग आईपीएल फॉलो कर रहे हैं तो कोई भी अच्छी वाली आईपीएल टीम को देख लो जो अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है, तो आप देखोगे कि यार वहाँ पर कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा चल रहा है कि भाई जो ओपनिंग बॉलर्स है वो विकेट्स के लिए काम करते हैं, जो मिडिल ओवर्स में आते हैं वो रन्स बचाने का काम करते हैं, जो स्लॉग ओवर्स में आते हैं वो विकेट्स लेने के लिए फिर से काम करते हैं। हर बॉलर का अपना रोल बना हुआ है। ये सब क्यों हो रहा है, ये सब कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी कैसी हो रही है। जब बैटिंग भी करते हैं तो अटैक करने वाले प्लेयर्स अलग है, पूरी इनिंग्स खेलने वाले प्लेयर्स अलग हैं, लास्ट में स्लॉग ओवर्स में बैटिंग करने वाले प्लेयर्स अलग हैं। सबको अपने अपने रोल डिफाइंड है, सब प्रॉपर सिंक में एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। जो अटैक करने वाला है उसको पता है कि यार सामने वाला मुझे स्ट्राइक देगा, मेरा काम अटैक करने का है। सामने वाले को पता है यार मेरा काम पूरा 20 ओवर खेलने का है। तो यहाँ पर अच्छा कोऑर्डिनेशन डेवलप हुआ है। आप ऐसी टीम को जब भी देखोगे आपको समझ में आएगा कि वहाँ की टीम का कैप्टन बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। वो हमेशा सबके साथ बात करता रहता है, सबको अपना रोल समझाता रहता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताता रहता है, प्रॉपर कम्युनिकेशन करता है वो कैप्टन। ये प्रॉपर कम्युनिकेशन ये पर्सन कर रहा है तो जाके ये ग्रुप जो है प्रॉपर हारमोनी में, प्रॉपर सिंक में साथ मिलकर काम कर रहा है, राइट। कोई भी टीम एक्टिविटी देख लो, ये हर जगह आपको देखने मिलेगा। गुड कम्युनिकेशन मस्ट बी प्रेजेंट बिटवीन ऑल डिपार्टमेंट्स, विद इन द एम्प्लॉइज देमसेल्व्स एंड इवन बिटवीन द मैनेजर्स एंड देयर सबऑर्डिनेट। गुड कम्युनिकेशन हर जगह इंपॉर्टेंट है। गुड कम्युनिकेशन रहेगा तो ऑटोमेटिकली इट विल रिजल्ट इनटू गुड जो है कोऑर्डिनेशन। यस, फिर लास्ट वाला प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स याद है आप लोगों को, हमने यूनिटी ऑफ एक्शन पढ़ा था। यूनिटी ऑफ एक्शन किसके लिए इंपॉर्टेंट था, वन गोल के तरफ काम करने के लिए, यस और नो। तो
तो अगर क्लैरिटी रहेगी कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा गोल क्या है, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने पहले से ही सेट करके रखा है कि हम लोग किस गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने के लिए काम कर रहे हैं, तो जाकर हम लोग इंश्योर कर पाएंगे यूनिटी ऑफ एक्शन। एंड यूनिटी ऑफ एक्शन इंश्योर करने के लिए क्या जरूरी है, कोऑर्डिनेशन जरूरी है, हाँ या ना, यस। तो गुड कोऑर्डिनेशन विल रिजल्ट इन यूनिटी ऑफ एक्शन। अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा तो सब लोग एक दिशा में एक साथ एक तरीके का काम करके अच्छे एफर्ट्स डाल के आगे बढ़ेंगे एक डायरेक्शन में। यूनिटी ऑफ एक्शन रहेगा तो जाके गोल्स फुलफिल हो जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के, सिंपल। सो इसीलिए ये प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो यहाँ पे क्लियर ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड इजीली एंड क्विकली अगर देयर इज clarity of objectives. Everyone in the organization must know the objectives very clearly. सबको पता होना चाहिए हम लोग क्या चीज करने के लिए खेल रहे हैं, क्या गोल अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। No one must have any doubts about the objectives of the organization. Crystal clarity चाहिए दिमाग के अंदर कि हमारे objectives क्या है, हम किस चीज को पाने के लिए काम कर रहे हैं, तो जाकर फिर कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी ऑब्जेक्टिव्स ये इंपॉर्टेंट है। ये हमारा लास्ट प्रिंसिपल है। आई होप ये 6 प्रिंसिपल्स जो है ये आप लोग को समझ में आए होंगे, राइट। कि कैसे ये पूरे डिस्कशन से इनफैक्ट कि कैसे जो कोऑर्डिनेशन है ये एक इनहेरेंट फंक्शन है, इट इज़ इनफैक्ट प्रेजेंट एवरीवेयर। एंड हर मैनेजर वो जो कुछ भी काम कर रहा हो वो उसके लिए कोऑर्डिनेशन रखना, कोऑर्डिनेशन करना इंपॉर्टेंट बन जाता है। कैसे कोऑर्डिनेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल फेजेस एट ऑल स्टेजेस प्रेजेंट रहते हैं, राइट। सो आई होप कोऑर्डिनेशन आपको समझ में आया होगा। आज हम लोग ये एक ही टॉपिक करने वाले, आप लोग को पता है हर एक सीरीज के हर एक लेक्चर में मैं एक एक टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, सो दैट आप लोगों को उस टॉपिक के ऊपर मैं अच्छी तरीके से डिटेल में जानकारी दे पाऊँ, कुछ आपको कन्फ्यूजन ना हो कि 4-5 टॉपिक सर ने एक साथ ले लिए। नहीं, हम लोगों ने सीरीज को बहुत अच्छी तरीके से ब्रेक डाउन किया है। ऑलमोस्ट फर्स्ट चैप्टर के एंड में हम लोग आ चुके हैं, फिर इसके आगे के चैप्टर जो है वो फटाफट हम लोग कंप्लीट करेंगे। आई होप आप लोग को मजा आ रहा है, राइट। आप लोग के फीडबैक्स देते रहिए, इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते रहिए। सीएमए फाउंडेशन सिर्फ एक ही स्टेज है, इसके आगे हम लोग को सीएमए इंटर में मिलना है। आप लोग को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है, राइट। सो दैट इज इट, आई एंड द लेक्चर टुडे। टेक केयर, सी यू सून, गुड बाय।